इससे पहले कि हम स्पिनर्स पे जाएं और ये क्वेश्चन पूछें कि स्पिनर्स कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर, हम एक सिंपलर क्वांटिटीज़ की ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं और वो क्वांटिटीज़ है वेक्टर्स, ठीक है। और ये क्वांटिटीज़ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ को डिराइव करना और देखना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ वही क्यों है, ये कदरे आसान है, ये काफ़ी आसान है। सो वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस और एक्चुअली इसको मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस भी कह सकता हूँ, बिकॉज हम ये देखेंगे कि वेक्टर्स के लिए जो लॉरेंस जनरेटर्स हैं उनकी क्या फॉर्म होती है। सो अब हमें सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं, आई शुड यूज अनदर कलर, ओके। सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं उसमें दो तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। एक तो हैं रोटेशंस और एक हैं बूस्ट्स। तो रोटेशंस में वेक्टर कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं ये देखना भी मुश्किल नहीं है, और बूस्ट्स में वेक्टर कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं ये देखना भी मुश्किल नहीं है। हम तीन रोटेशंस, क्योंकि तीन इंडिपेंडेंट रोटेशंस होती हैं और तीन इंडिपेंडेंट बूस्ट्स, तो हमें पता है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में 6 इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, राइट। सो हम इन सब की सब 6 ट्रांसफॉर्मेशंस को एनालाइज कर सकते हैं और एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लिख सकते हैं। वो जो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है वो मैं कोट कर सकता हूँ, बट फिर बाद में आपको बता भी सकता हूँ कि उसकी फॉर्म वही क्यों है जो वो है। तो वो जो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है वो ये है कि एक्स म्यू प्राइम इज इट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस आई ओवर 2 अल्फा बीटा, राइट। ये एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है जो कि किसी भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर सही है। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो क्या हैं? तो एक तो ये ओमेगा अल्फा बीटाज हैं, ये क्या हैं? ओमेगा जो हैं ये दरअसल पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कहना बेहतर होगा कि ये पैरामीटर्स हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ओमेगा अल्फा बीटा जो हैं ये एंटी सिमेट्रिक हैं अपने इंडिसेस में। और एक्चुअली देखो, मैंने आपको ये फार्मूला डायरेक्ट दे दिया है, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये फार्मूला सब की सब ट्रांसफॉर्मेशंस को एनालाइज करने के बाद एक तरह से इस अटेम्प्ट के बाद आता है कि हम इन सब की सब ट्रांसफॉर्मेशंस को, यानी कि 6 तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, 3 रोटेशंस और 3 बूस्ट्स, इन सबको एक ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में लिख सकें, तो तब ये फार्मूला जो है वो काम करता है। तो अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये एंटी सिमेट्रिक क्यों है ओमेगा? उसकी रीज़न ये है कि चूँकि एम जो है वो एंटी सिमेट्रिक है। पहले मैं ये बता दूं कि एम क्या है। तो एम अल्फा बीटा जो है ये दरअसल लॉरेंस जनरेटर्स हैं, और हमने देखा था पिछली वीडियो में जब मैं लॉरेंस अलजेब्रा को डिराइव कर रहा था कि लॉरेंस जनरेटर्स जो होते हैं वो एंटी सिमेट्रिक होते हैं, राइट। अपने इंडिसेस में हमें याद होगा, आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में जे यूज़ किया था शायद लॉरेंस जनरेटर्स के लिए। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशंस यूज़ होती हैं, जे भी यूज़ होता है, एल भी यूज़ होता है, एम भी यूज़ होता है जनरेटर्स के लिए। अब मैं एम यूज़ कर रहा हूँ। तो एम जो है वो एंटी सिमेट्रिक है अपने इंडिसेस में, और चूँकि एम एंटी सिमेट्रिक है तो ये वाली जो समेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये समेशन आ रही है, राइट। तो इस समेशन के अंदर ओमेगा का अगर कोई सिमेट्रिक पार्ट होता तो वो ज़ीरो देगा इस समेशन के अंदर, क्योंकि एम जो है वो एंटी सिमेट्रिक है। उसको देखने का तरीका ये है कि सपोज करो कि ओमेगा अल्फा बीटा इसका कोई एंटी सिमेट्रिक पार्ट है और कोई सिमेट्रिक पार्ट है।
बाय द वे किसी भी इस तरह के सेकंड रैंक टेंसर को आप सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? वो इस तरह से कि ओमेगा अल्फ़ा बीटा जो है उसको ओमेगा अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय 2 प्लस ओमेगा अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय 2 के तौर पे लिखा जा सकता है। तो इसमें मैं ओमेगा बीटा अल्फ़ा डिवाइड बाय 2 ऐड भी कर दूं और माइनस भी कर दूं, तो ये दोनों टर्म्स को अगर मैं एक साथ लिखूं राइट, तो यूँ बनता है। और जो बाकी दोनों टर्म्स हैं यानी कि ये और ये, अगर इनको एक साथ लिखूं तो कुछ यूँ बनता है। ये देखा जा सकता है कि ये जो ब्रैकेटेड टर्म है ये सिमेट्रिक है अल्फ़ा और बीटा में, तो इसको मैं कहूँगा ओमेगा अल्फ़ा बीटा सिमेट्रिक, और ये है ओमेगा अल्फ़ा बीटा एंटी सिमेट्रिक, राइट। सो सपोज करें कि ओमेगा को इस तरह बांटा जा सकता है, जो कि एक्चुअली सही है, बांटा तो जा सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो सिमेट्रिक पार्ट है वो अगर इस समेशन के अंदर मैं इंसर्ट करूं तो वो क्या रिज़ल्ट देगा? वेल, वो रिज़ल्ट कुछ यूँ देगा, ओमेगा अल्फ़ा बीटा सिमेट्रिक और एम अल्फ़ा बीटा। मैं इंडिसेस को रीनेम कर सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीटा अल्फ़ा। फिर मैं ये फैक्ट यूज़ कर सकता हूँ कि m जो है वो एंटी सिमेट्रिक है लेकिन ओमेगा जो है वो सिमेट्रिक है, और इंडिसेस को एक्सचेंज करूँ अगर मैं, तो मुझे एक ओवरऑल माइनस साइन मिलेगा। लेकिन ये चीज़ एग्जैक्टली ये चीज़ है, लेकिन एक एडिशनल नेगेटिव साइन के साथ। इसका मतलब है कि ये समेशन अपने ही नेगेटिव के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये समेशन 0 है। इसका मतलब है कि हम ओमेगा का सिमेट्रिक पार्ट जो है वो टोटली ड्रॉप कर सकते हैं और सिर्फ एंटी सिमेट्रिक पार्ट जो है वो मैटर करता है, राइट। सो अब हम इस समेशन की तरफ दोबारा जाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इस समेशन के अंदर ओमेगा और एम्स आ रहे हैं। हम ये चीज़ पहले मैं वो बता दूं कि ओमेगा की वैल्यूज़ क्या हैं डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। तो सबसे पहले रोटेशंस की बात करते हैं। अगर रोटेशंस को अगर मैं कंसिडर करूं तो एक रोटेशंस हो सकती हैं एक्स डायरेक्शन के अबाउट किसी एंगल के थ्रू, वाई डायरेक्शन के अबाउट और जेड डायरेक्शन के अबाउट। इन रोटेशंस के जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे उनको मैं θ1, θ2 और θ3 कहूँगा। θ1 का मतलब है कि x1 डायरेक्शन यानी कि x डायरेक्शन के अबाउट एंड सो ऑन। तो θ1, θ2 और θ3 ये तीन पैरामीटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि कितनी कितनी रोटेशन हुई है तीन इन डिफरेंट डायरेक्शंस के अबाउट। तो θ1 को मैं कहूँगा ओमेगा 2-3, एक्चुअली मुझे यूँ लिखना चाहिए, θ1 को मैं कहूँगा ओमेगा 2-3, θ2 को कहूँगा ओमेगा 3-1 और θ3 को कहूँगा ओमेगा 1-2, राइट। एक्चुअली इसको लोअर केस के साथ मैं लिखूँगा, सो इट इज़ ओमेगा 2-3, 3-1 और 1-2, ठीक है। अब हम बूस्ट्स की तरफ आते हैं। बूस्ट्स में पैरामीटर्स क्या होते हैं? वेल, बूस्ट्स का मतलब ये है कि अगर आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो तो एक क्वांटिटी जो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई वैल्यू रखती है वही क्वांटिटी एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो आपके रिलेटिव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसी क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी। किस डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है? एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ये तीन इंडिपेंडेंट बूस्ट्स हैं। तो इनके लिए जो पैरामीटर होना चाहिए वो स्पीड होना चाहिए कि किस स्पीड से आप मूव कर रहे हो एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में। कॉमन सेंस यही कहती है, लेकिन एक्चुअली इट विल टर्न आउट में, और मैं शो करूँगा कि ऐसा क्यों है। मैं आपको ये दिखाऊंगा जब हम बूस्ट्स की बात कर रहे होंगे कि स्पीड अच्छा पैरामीटर नहीं है। एक अच्छा पैरामीटर जो है वो उसका नाम है रैपिडिटी, और रैपिडिटी क्या है वो उसकी हम बात करेंगे, लेकिन रैपिडिटी को ईटा से डिनोट किया जाता है। ईटा एक ग्रीक सिंबल है।
इसका ये मतलब, और ईटा को यूँ लिखा जाता है, रैपिडिटी इस नाम है इसका, और इसको ईटा से डिनोट करते हैं। मैं बाद में दिखाऊंगा कि ईटा क्यों एक अच्छा पैरामीटर है और स्पीड नहीं है अच्छा पैरामीटर। तो 3 डिफरेंट इंडिपेंडेंट रैपिडिटीज़ हैं, ईटा 1, ईटा 2 एंड ईटा 3। सो ईटा 1, ईटा 2 और ईटा 3, इनको मैं कुछ नाम दूंगा। तो इसको हम कहेंगे ओमेगा 1 0, ओमेगा 2 0 एंड ओमेगा 3 0। अब चूंकि ओमेगा जो है वो एंटीसिमेट्रिक है, तो इसका ये मतलब है कि ओमेगा की जो डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हैं। मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ कि ओमेगा आई इज़ ज़ीरो। अगर दोनों इंडिसेस की सेम वैल्यूज़ हैं तो वो ज़ीरो है, बिकॉज ओमेगा जो है वो एंटीसिमेट्रिक है। दूसरी बात ये कि ये इक्वल है माइनस ओमेगा 3 2 के, ये इक्वल है माइनस ओमेगा 3 1 के, ये इक्वल है माइनस ओमेगा 2 1 के, एंड सो ऑन। कोई भी हाई एनर्जी सोर्स पेपर या बुक पढ़ने से पहले हमें ये कन्वेंशंस देखनी चाहिए कि उस बुक के अंदर ओमेगा की कौन सी वैल्यूज़ रखी गई हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि ओमेगा 0 1 को रैपिडिटी 1 कहा जाता है, ना कि ओमेगा 1 0 को। इससे जनरेटर्स पे फ़र्क पड़ सकता है और आपकी बाकी कैलकुलेशंस पे फ़र्क पड़ सकता है। ओके, अब हमने ओमेगा की वैल्यूज़ को डिटरमिन कर ली हैं। जनरेटर्स की वैल्यूज़ क्या है? वेल, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक वेक्टर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। इससे पहले कि मैं आपको जनरेटर की वैल्यूज़ बताऊं और एक्चुअली मोटिवेट करूं कि वो वैल्यूज़ क्यों हैं जो वो हैं, मैं आपको एक फार्मूला बता सकता हूं जो कि आपको किसी भी जनरेटर की, क्योंकि हमें याद रखना पड़ेगा कि जनरेटर्स जो हैं ये मैट्रिसेस हैं, तो किसी भी जनरेटर की कोई भी मैट्रिक्स एंट्री आपको बता सकता है। एक फार्मूला दरअसल ऐसा है। वो फार्मूला कहाँ से आया है? वो फार्मूला यहाँ से आया है कि पहले अगर हम तमाम जनरेटर्स की वैल्यूज़ को डिटरमिन करें, वैल्यूज़ का मतलब है कि तमाम जनरेटर्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस हैं उनको कैलकुलेट करें यूजिंग जो मैं करूँगा अभी, फिर उन जनरेटर्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक क्लेवर फार्मूला ढूंढना, ये मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा फार्मूला ढूंढा जा चुका है तो हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं। सो हम ये देख सकते हैं कि जनरेटर्स जो हैं, जनरेटर्स पे लेबल जो है ये अल्फ़ा बीटा से लगता है, बिकॉज हम देख सकते हैं कि ये अल्फ़ा बीटा दरअसल वही लेबल हैं जो कि ओमेगा के ऊपर आते हैं, और ओमेगा के ऊपर जो लेबल आ रहे हैं वो दरअसल हमें ये बताते हैं कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक जनरेटर होता है, और जनरेटर के ऊपर ये जो अल्फ़ा बीटा लेबल्स हैं ये दरअसल ये बताते हैं कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जनरेटर है। और फिर जनरेटर की अपनी जो मैट्रिक्स एंट्रीज़ हैं उनके लिए दो अलग इंडिसेस हैं, म्यू एंड न्यू, राइट। इसका फॉर्मूला कुछ यूँ है कि इट इज़ आई टाइम्स जी अल्फ़ा म्यू डेल्टा बीटा न्यू माइनस जी बीटा म्यू एंड डेल्टा अल्फ़ा न्यू। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, हम जनरेटर्स के नाम को भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो रोटेशंस में हमने ये देखा था कि जो थीटा 1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर है वो है थीटा 2 3। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरेटर होना चाहिए वो होना चाहिए M23, राइट, बिकॉज आप इस समेशन में देख सकते हो कि जो ऑर्डर अल्फ़ा बीटा का यहाँ पे है वही ऑर्डर अल्फ़ा बीटा का यहाँ पे है। ओके, और इसी तरीके से थीटा 2 जो है वो चूँकि 3 1 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जनरेटर जो होगा वो होगा 3 1। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम ओमेगा में इंडिसेस को डाउन स्टेयर्स ले रहे हैं और जनरेटर्स में इंडिसेस को अप स्टेयर्स ले रहे हैं। थीटा 3 जो है ये है ओमेगा 1 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जनरेटर जो है ये है M12, और एक्चुअली यही आप बूस्ट्स के साथ भी कर सकते हो। सो ईटा 1
is omega 1 0, corresponding generator 1 0, e2 2 0, corresponding generator 2 0. और मैं फिर बता दूं, फिर नहीं, मैंने आई थिंक पहले नहीं बताया ये, कि इसका मतलब इक्वल टू नहीं है, ये सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओमेगाज जो हैं, बल्कि ये नंबर्स हैं, बल्कि एम्स जो हैं वो मैट्रिसेस हैं। राइट, सो अब हम ये करते हैं कि हम कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल रोटेशन से शुरू करते हैं। रोटेशन हम लेते हैं z डायरेक्शन के अबाउट। अगर सो रोटेशंस इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम स्टडी करते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉरेस्पॉन्डिंग जनरेटर है वो है m। पहली बात तो ये इसका एंगल जो है वो है θ3। इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर है उसका नाम जो होगा वो होगा ओमेगा 1 2। इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जनरेटर है वो है m12। m12 के जो मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं उनका फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ, और वो है I टाइम्स, जो कि मैंने फॉर्मूला अभी पीछे लिखा था, उसके तहत ये बनेगा 1 म्यू माइनस, ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि ये मैट्रिक्स एंट्रीज जो हैं ये नॉन ज़ीरो तभी हो सकती हैं जब या तो म्यू 1 हो और न्यू 2 हो, या तो जब म्यू 2 हो और न्यू 1 हो। अगर ये पहले वाला केस हम लें, यानी कि म्यू 1 है और न्यू 2 है, तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ पहली टर्म यानी कि ये टर्म कंट्रीब्यूट करती है, दूसरी टर्म ज़ीरो है, बिकॉज फॉर एग्जांपल G21 जो है वो ज़ीरो है। राइट, सो हमारे पास जो आंसर आता है वो है G11 एंड 2 जो कि है -I। राइट, इसी तरीके से सेकंड केस में अगर मैं देखूं, सेकंड केस में M12 21, तो इसमें जो सेकंड टर्म है वो कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि ये वाली टर्म। पहली टर्म कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगी, दैट इज़ ज़ीरो। यू कैन चेक दैट, -2211, और ये दरअसल I है। हमें ये याद रखना होगा कि हम प्लस माइनस 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 कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि G11 जो है वो -1 है, इसी तरीके से G22 जो है वो भी -1 है। अगर G00 होता तो वो 1 होता, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये फार्मूला हमें पहले ही बता रहा है कि जनरेटर क्या होना चाहिए। सो जो जनरेटर होगा M12, उसमें प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह से रोज नंबर्स एंड कॉलम नंबर्स लिख सकते हो। तो 0 1 2 3, तो हमें पता लग रहा है कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का मतलब है जिसका नंबर 1 है, ओके मुझे फर्स्ट रो नहीं कहना चाहिए, रो 1 एंड कॉलम 2, क्योंकि 0th रो और 0th कॉलम भी है, तो उसका ख्याल रखना होगा। सो रो 1 और कॉलम 2 जो है, यानी कि रो 1 और कॉलम 2, ये वाली एंट्री जो है ये -I है, और रो 2 और कॉलम 1 यानी कि रो 2 और कॉलम 1, ये एंट्री जो है ये I है। बाकी सारी एंट्रीज जो हैं ये ज़ीरो हैं। तो हमें कुछ यूँ मिलेगा 0 0 0 0 हमें ये जनरेटर जो है, और एक्चुअली अब आप ये हटा भी सकते हो, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, कुछ टाइम बाद आपको ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, अब ये जनरेटर जो है ये
जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशंस के लिए। तो क्या हम जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशंस को खुद से एनालाइज करके ये जनरेटर डराइव कर सकते हैं? ये जनरेटर कहाँ से आया? वेल एक्चुअली ये फार्मूला से आया, लेकिन वो फार्मूला जो है वो दरअसल जो ट्रांसफॉर्मेशंस के एनालिसिस से आता है। तो लेट्स एनालाइज द रोटेशंस अबाउट जेड डायरेक्शन। तो उसके लिए हम इस तरह के एक्सिस को कंसिडर करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्स हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, उसके 4 कंपोनेंट्स हैं, टाइम कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। या बेहतर तरीका इसका ये है कि इसको x1 एक्सिस कहा जाए, इसको x2 एक्सिस कहा जाए, इसको x3 एक्सिस कहा जाए। अब उसके एक्चुअली टाइम कंपोनेंट भी है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, उस टाइम डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये तो पता है कि x0 जो है वो तो चेंज नहीं होगा, x0 प्राइम इज इक्वल टू x0। टाइम कंपोनेंट चेंज नहीं होता रोटेशंस के वजह से। दूसरी बात ये कि अगर एक वेक्टर है उसका z कंपोनेंट भी चेंज नहीं होता अगर आप z एक्सिस के अबाउट रोटेशंस कर रहे हो, राइट? तो ट्राई टू इमेजिन कि ये क्यों सही है, राइट? अब सपोज करते हैं कि वो जो वेक्टर है उसकी प्रोजेक्शन हम लेते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर। सपोज करें कि उसकी प्रोजेक्शन जो है वो ये है, ओ ए, ये प्रोजेक्शन है उसकी। इसकी लेंथ हम सपोज करते हैं कि एल है, और इसका जो एंगल बना रहा है ये एक्चुअली एक्स के साथ, उसको मैं फाई कह देता हूँ, राइट? लेंथ ओ ए की जो है वो एल है, जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो फाई है। अब बिफोर द रोटेशन एक्स और वाई एक्सिस जो हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट्स जो हैं इस वेक्टर के, वो क्या होंगे? वेल x1 जो है ये है l cos फाई, और x2 जो है ये है l sin फाई। तो ये इनिशियल x और y कंपोनेंट्स हैं। अब सपोज करते हैं कि एक रोटेशन होती है एंगल थीटा एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑब्वियसली। तो एक रोटेशन होती है, राइट? तो ये एंगल जो है ये थीटा है। तो जो टोटल एंगल न्यू एंगल, टोटल न्यू एंगल होगा वो होगा थीटा प्लस फाई, राइट? तो जो नया x1 कंपोनेंट है, और हमें याद रखना होगा कि लेंथ चेंज नहीं होती है रोटेशंस के अंदर। तो जो नया x कंपोनेंट है वो है l टाइम्स cos ऑफ थीटा प्लस फाई, क्योंकि टोटल एंगल जो है वो अब थीटा प्लस फाई है, राइट? दूसरी बात ये कि ये जो नया एंगल, जो क्या कहना चाहिए मुझे, वाई कंपोनेंट जो होगा वो होगा L ऑफ साइन थीटा प्लस फाई। अब x1 जो है इसको मैं आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके यूँ लिख सकता हूँ, cos फाई cos थीटा माइनस L साइन फाई साइन थीटा। लेकिन इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, चूँकि L cos थीटा जो है वो इनिशियल x1 है, तो cos थीटा टाइम्स x1 माइनस साइन थीटा टाइम्स x2। जो फाइनल y कंपोनेंट है उसको भी मैं आइडेंटिटी यूज़ करके यूँ लिख सकता हूँ कि L इंटू साइन थीटा cos फाई प्लस L टाइम्स cos थीटा साइन फाई। और इसको यूँ लिखा जा सकता है अगेन कि ये साइन थीटा x1 प्लस cos थीटा x2 है, राइट? अब मेरे पास तमाम की तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, x0, x3, x1 एंड x2। तो अब मैं इसको एक टोटल 4 वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे लिख सकता हूँ। तो x0, x1, x2 एंड x3, इस टोटल की जो ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है, x0 तो चेंज नहीं होगा, x3 भी चेंज नहीं होगा। सो cos थीटा x1 माइनस साइन थीटा x2 साइन थीटा
x1 प्लस cos थीटा x2, राइट। अब हमें याद रखना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस तरह की होती है। तो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस तरह की होती है। तो इसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग है और एक दूसरा पार्ट अलग है। दूसरी चीज़ ये कि इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स की फॉर्म में लिखा गया है। ये पूरे का पूरा एक मैट्रिक्स है और ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इस ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म को एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल एक्स जो था उसकी फॉर्म में लिखूँ अगर, तो और दूसरी चीज़ ये कि इस टोटल एक्स, ये जो टोटल 4 वेक्टर है, ये टोटल 4 वेक्टर, इसको मैं सिर्फ x लिखूंगा और अगर वो ट्रांसफॉर्म्ड 4 वेक्टर होगा तो मैं x प्राइम लिखूंगा। तो x प्राइम इज जस्ट सम मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय x, और ये मैट्रिक्स मुश्किल नहीं होना चाहिए पता करना कि क्या है। मैंने cos थीटा को c लिख दिया है और sin थीटा को s लिख दिया है। अब सपोज करें कि इन जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत इन्फिनिटेसिमल है, बहुत छोटी है, बहुत छोटा थीटा है। सो इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, हमें पता है कि जो sin थीटा है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली थीटा, और जो cos थीटा है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि x प्राइम is 1 0 0 0 राइट। इसको अब यूँ लिखा जा सकता है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और प्लस एक और चीज़ है, बल्कि सॉरी मैंने यहाँ पे s लिखा है, थीटा लिखना है यहाँ पे, राइट। सो प्लस एक और चीज़ है, लेकिन उसको मैं इसमें से मैं थीटा बाहर निकाल लेता हूँ तो वो बनेगा 0 0 0 0, राइट। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन से मैच करने के लिए मुझे एक माइनस आई चाहिए। तो माइनस तो मेरे पास पहले से है ही, मुझे आई जो है किसी तरीके से चाहिए यहाँ पे। तो मैं आई भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, सेकंड टर्म में आई भी रख देता हूँ और माइनस आई भी रख देता हूँ। तो ये बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पहला है, आई यहाँ रख देता हूँ, लेकिन जो माइनस आई है वो मैं मैट्रिक्स के अंदर ले जाता हूँ। सो माइनस आई 0 0 आई, राइट। अब चूँकि ये ट्रांसफॉर्मेशन Z डायरेक्शन या फिर x3 डायरेक्शन के अराउंड हुई है, तो इस थीटा को मैं कह सकता हूँ ये थीटा 3 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये 1 माइनस ओमेगा 1 2 है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स फिर क्या होना चाहिए, ये मैट्रिक्स फिर होना चाहिए M12, राइट। बट एक्चुअली इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि ये 1 माइनस डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा 1 2 ओमेगा 2 1 टाइम्स x है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों एंटी सिमेट्रिक है ओमेगा और m। तो ये दोनों में अगर मैं इंडिसेस को आपस में एक्सचेंज करूँ तो दोनों एक माइनस साइन कंट्रीब्यूट करेंगे, जो कि पहले की तरह है बिल्कुल। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये और ये दोनों चीज़ें सेम है, राइट। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ यूँ, ये मैंने कैसे लिख दिया, ये मैंने इस तरह लिख दिया क्योंकि ओमेगा 1 2 और ओमेगा 2 1 के अलावा बाकी तमाम ओमेगाज जो हैं वो ज़ीरो हैं। बाकी तमाम ओमेगाज में या तो ऐसे ओमेगाज होंगे जो कि बताते हैं कि एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन के अबाउट रोटेशन कितनी हुई है, वो तो बिल्कुल भी नहीं हुई क्योंकि हमने सिर्फ जेड डायरेक्शन की रोटेशन को कंसिडर किया है। या वो ये बताते हैं कि किस डायरेक्शन में बूस्ट हुआ है, कोई बूस्ट नहीं हुआ, राइट, क्योंकि हमने सिर्फ एक रोटेशन की है।
तो हम एक्चुअली तमाम ओमेगा की समेशन कर सकते हैं, और उसमें से जो ओमेगास बचेंगे वो सिर्फ या तो ये है और या तो ये है। और अब आप देख सकते हो कि ये 2 क्यों आया था। और 2 इसलिए आया था कि ये समेशन करते वक्त एक्चुअली इस तरह की 2 टर्म्स आती हैं जो इक्वल होती हैं, राइट, और एट द एंड वो इस पे कन्वर्ज कर देती हैं, राइट। सो अब आप यहाँ पे देखो कि हमने z डायरेक्शन के अबाउट रोटेशंस को कंसिडर करके m12 का एक्सप्रेशन देखा है, और वो ऊपर लिखा हुआ है 0 0 0 0 0 0 माइनस i 0 0 i 0 0 0 0 0 0। लेकिन हमने तो पहले ओमेगा 12 कैलकुलेट किया था फार्मूला से, तो ये है जो कि बिल्कुल सेम है, जो कि एक रोटेशन के एनालिसिस से आया है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये फार्मूला जो है ये बना ही रोटेशंस और बूस्ट्स के फार्मूलाज को बूस्ट्स को एनालाइज करके। अब हम एक और काम कर सकते हैं, हम अब एक बूस्ट को एनालाइज कर सकते हैं, और लेट्स सी कि जो फार्मूला ये बूस्ट्स के जनरेटर्स के लिए देता है क्या वो फार्मूला ठीक है। सो लेट्स हम एक्स डायरेक्शन में बूस्ट को कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर एक्स डायरेक्शन में बूस्ट हुआ है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जनरेटर होगा वो होगा M10, राइट। M10 के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं और पहले की तरह हम देख सकते हैं कि इसकी ये जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज होंगी या तो तब आएंगी जब न्यू ज़ीरो है और म्यू ज़ीरो है और न्यू वन है, या फिर न्यू वन है और न्यू ज़ीरो है, राइट। पहले केस में सिर्फ सेकंड टर्म कंट्रीब्यूट करेगी, ये वाली टर्म, राइट, और ये बनेगा माइनस 0 0 1 1 जो कि बनता है माइनस i। सेकंड केस में 1 0 1 0, और इस केस में सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म कंट्रीब्यूट करेगी, फर्स्ट टर्म, राइट। इसका ये मतलब है कि M10 जो है ये है 0 माइनस i 0 0 माइनस i 0, राइट। अब क्या हम एक बूस्ट को एनालाइज करके ये जनरेटर दोबारा निकाल सकते हैं? वेल यस, हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो कुछ यूँ होती हैं, एक्स नॉट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, और किस बूस्ट के अंदर, एक्स डायरेक्शन में अगर बूस्ट हो रहा हो तो उसके अंदर, राइट। और हमें पता है कि वाई और जेड तो चेंज होते नहीं हैं, राइट। तो इस सब को हम एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे लिख सकते हैं, और मैं दोबारा से सारे के सारे 4 वेक्टर को सिर्फ x कह दूंगा। तो इट्स x प्राइम इज इक्वल टू गैमा माइनस गैमा बीटा 0 0 माइनस गैमा बीटा 0 0 x, राइट। अब अगेन सपोज करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इन्फिनिटेसिमल है, बूस्ट्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं, इसका मतलब है कि बीटा इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, जिसका ये मतलब है कि गैमा विच इज़ एक्चुअली 1 माइनस बीटा स्क्वायर रूट इट अप्रोचेज 1, राइट। तो इसका ये मतलब है कि एक्स प्राइम इज 1 माइनस बीटा, आई एम सॉरी मैंने यहाँ पे 1 लिखना था, राइट। और इसको अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस बीटा
अब मैं यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ और उसको मैं जस्टिफाई करूँगा थोड़ी देर बाद। मैं यहाँ पे बीटा की जगह रेपिडिटी लिख देता हूँ, जो कि मैंने बताया था पहले कि रेपिडिटी क्या है। मैंने ये क्यों किया मैं बताऊँगा बाद में, लेकिन अभी मेरा कंसर्न सिर्फ जनरेटर को क्या कहते हैं डिराइव करना है। चूँकि ये बूस्ट एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो मैं इसको रेपिडिटी 1 कहूँगा, और ये कुछ भी नहीं है सिवाय ओमेगा 10 के। मैंने बताया था कि रेपिडिटी जो है वो ओमेगा 10 है। इट्स गैमा माइनस दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स, राइट। ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा। अगेन मुझे आई चाहिए तो मैं आई भी मल्टीप्लाई करवा दूँ वाले, और माइनस आई जो है वो मैं मैट्रिक्स के अंदर भेज दूँगा, तो आई विल गेट 1 माइनस आई 1 0 और 0 माइनस आई 0 0 माइनस आई 0 0 0 0 0 0 0, राइट। तो अब अगेन कि ये चूँकि ओमेगा 10 है तो ये जो मैट्रिक्स है ये M10 होना चाहिए। M10 जनरेटर जो है वो कुछ इस तरह से है। और ये वही एक्सप्रेशन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था फार्मूला से, और वो फार्मूला इसका मतलब है कि ठीक है जो हम फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी जनरेटर के मैट्रिक्स कंपोनेंट्स निकालने के लिए। लास्ट चीज़ जो रह गई है इस वीडियो में करने के लिए वो ये है कि मैंने जस्टिफाई करूँ मैंने बीटा को क्यों रिप्लेस किया रैपिडिटी से, और रैपिडिटी क्यों एक अच्छा पैरामीटर है लेकिन बीटा नहीं है। और बीटा का मतलब है वेलोसिटी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, राइट। यानी कि बीटा इन एनी डायरेक्शन इज एक्चुअली स्पीड इन दैट डायरेक्शन डिवाइड बाय सी। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर मैं एंगल्स की बात करूँ, अगर मैं रोटेशंस की बात करूँ, अगर मैं पहले 30 डिग्री की रोटेशन करूँ और उसके बाद 60 डिग्री की रोटेशन करूँ, तो अगर ये सारे का सारा इफेक्ट मैंने एक ही रोटेशन से लेना हो तो वो रोटेशन होगी 90 डिग्रीज की, और 90 जो है वो 30 + 60 है। तो इसका मतलब है कि जो एंगल है वो एडिटिव है, बट दैट्स नॉट ट्रू फॉर स्पीड। अगर हम रिलेटिविटी में देखें तो अगर मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में हूँ और इसमें एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को मैं पी कह देता हूँ, उसकी स्पीड जो है वो यू है इन एक्स डायरेक्शन, और एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है एस प्राइम और इसकी स्पीड जो है वो एस के रिलेटिव वी है। एक तीसरा फ्रेम है एस डबल प्राइम, इसकी स्पीड जो है वो एस प्राइम के रिलेटिव डब्ल्यू है। तो अब सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो P है उसकी स्पीड S प्राइम के रिलेटिव क्या है। सपोज करो वो स्पीड U प्राइम है और S प्राइम के रिलेटिव P की जो स्पीड है वो U डबल प्राइम है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी एडिशन फार्मूला से कि U प्राइम इज जस्ट U माइनस V ओवर 1 माइनस UV ओवर C स्क्वायर, या फिर अगर मैं दोनों साइड्स पे C से डिवाइड करूँ, खैर वो बाद की बात है, वो बाद में कर लेंगे, अभी नहीं करते। या अब और दूसरी चीज़ मैं ये लिख सकता हूँ कि U डबल प्राइम इज U प्राइम माइनस W 1 माइनस U प्राइम W डिवाइडेड बाय C स्क्वायर, राइट। सो अब इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि U प्राइम जो है वो U माइनस V 1 माइनस UV C स्क्वायर माइनस W, एंड हॉरिबल एक्सप्रेशन, बहुत हॉरिबल एक्सप्रेशन है, राइट। ये कितना हॉरिबल एक्सप्रेशन है। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि क्या अगर मैंने ये डायरेक्टली देखना हो कि मैं अगर एस प्राइम फ्रेम को निकाल ही दूँ बिल्कुल अपनी डिस्क्रिप्शन से, तो अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछना हो कि एस जो है उसकी स्पीड एस प्राइम डबल प्राइम फ्रेम में क्या है, तो ऑब्वियसली वो एक बूस्ट तो है, लेकिन वो बूस्ट सिंपली ये नहीं है कि आप वी और डब्ल्यू स्पीड्स को ऐड कर दो। यानी कि जो एस प्राइम की स्पीड रिलेटिव टू एस है वो v प्लस w नहीं है, तो वेलोसिटीज आर नॉट एडिटिव, और ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि बीटाज आर नॉट एडिटिव, राइट। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि स्पीड ऑफ एस डबल प्राइम रिलेटिव टू एस इज नॉट इक्वल टू speed of s double prime relative to s prime plus speed of s prime relative to s। ये न्यूटोनियन फिजिक्स में ठीक है फॉर्मूला, लेकिन रिलेटिविटी में ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये एंगल की तरह एडिटिव नहीं है,
वेलोसिटी, और ऑब्वियसली बीटा भी नहीं है बिकॉज बीटा और वेलोसिटी सिर्फ एक फैक्टर से डिफरेंट है, इट्स जस्ट 1/c टाइम्स स्पीड। तो मसला है ये बहुत बड़ा। हम चाहते हैं कि पैरामीटर्स जो हैं ये एडिटिव हों, आराम से एडिटिव होके ये कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस को जैसे कि अगर मैंने 30 और फिर 60 करना है तो मैं एक सिंपली 90 कर दूं तो वही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी जो 30 और 60 रोटेशन करने से आ रही थी, और 90 जो है वो 30 + 60 है। तो ये वेलोसिटीज़ में नहीं है सही। और ये हमें क्यों चाहिए ऐसा, हम क्यों चाहते हैं कि पैरामीटर्स जो हैं ये एडिटिव होने चाहिए? उसकी रीज़न ये है कि हम एक्सपोनेंशिएट करना चाहते हैं इन ट्रांसफॉर्मेशंस को, और ये ट्रांसफॉर्मेशंस एक्सपोनेंशिएट तब हो सकती हैं अगर पैरामीटर्स जो हैं ये एडिटिव हों ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर, सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर। तो फिर हम क्या करें? फिर हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं कुछ नोटेशन इंट्रोड्यूस करूँगा। बीटा ऑफ u इज़ जस्ट u/c। मैंने ये u इसलिए डाला है यहाँ पे क्योंकि एक से ज़्यादा स्पीड से हम डील कर रहे होंगे, राइट। अब मैं डिफ़ाइन करता हूँ एक नई चीज़ जिसको हम कहेंगे रैपिडिटी। डिफाइन रैपिडिटी लाइक दिस: बीटा ऑफ एनी स्पीड इज द रैपिडिटी ऑफ दैट स्पीड, बट इसका आपने 10 हाइपरबॉलिक ले लेना है। इससे क्या होगा, देखते हैं क्या होता है इससे। तो दोबारा से वो हम एग्जांपल लेते हैं कि एक फ्रेम है s, एक फ्रेम है s प्राइम जो है वो v स्पीड से जा रहा है s के रिलेटिव। s में एक चीज़ है जो कि p है, उसकी स्पीड जो है वो u है s फ्रेम में, तो s प्राइम फ्रेम में उसकी स्पीड क्या होगी, u प्राइम। तो u प्राइम इज जस्ट u माइनस v 1 माइनस uv/c²। अगर आप इस इक्वेशन को डिवाइड करो दोनों साइड्स पे c से, तो बीटा u प्राइम इज बीटा uv माइनस बीटा v डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा u एंड बीटा v। इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए देखना, राइट। अब मैं बीटा की जगह रैपिडिटीज रखता हूँ, यानी कि बीटा इज 10 हाइपरबॉलिक ऑफ रैपिडिटी। तो मुझे ये कुछ यूँ मिलता है, 10 हाइपरबॉलिक ऑफ रैपिडिटी ऑफ u प्राइम इज रैपिडिटी 10 hyperbolic of rapidity of u minus 10 hyperbolic of rapidity of v divided by 1 minus 10 hyperbolic of rapidity of u 1 minus 10 hyperbolic of rapidity of v। बट ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर फॉर्मूला लिखा हुआ है ये कुछ भी नहीं है सिवाय 10 hyperbolic of rapidity of u minus rapidity of v, इस पूरे का 10 hyperbolic। बट ये दोनों के दोनों 10 हाइपरबॉलिक हैं, तो इसका मतलब है कि जो इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं ये सेम होने चाहिए, बिकॉज 10 हाइपरबॉलिक जो है 10 हाइपरबॉलिक जो है वो 1-to-1 फंक्शन है, राइट। तो कम ऑन, इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये रैपिडिटीज जो हैं ये सिंपली एडिटिव हैं। अगर मैंने स्पीड देखनी, ये अगर मैं रैपिडिटीज निकाल दूँ, अगर मैं सिर्फ लिखूँ u प्राइम इज u माइनस v, तो ये चीज़ सही थी न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, लेकिन रिलेटिविटी में ठीक नहीं है। रिलेटिविटी में रैपिडिटीज ऐड होती हैं ना कि स्पीड्स ऐड होती हैं, राइट। तो रैपिडिटी असल में वो पैरामीटर है जो हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर, बिकॉज ये सिंपली ऐड होता है। दूसरी बात, रैपिडिटीज किस तरह से रिलेटेड है स्पीड से? वेल, हमें पता है कि बीटा इज 10 हाइपरबॉलिक ऑफ रैपिडिटी, राइट। वेल, किसी भी स्पीड की, सपोज करो u स्पीड की, और ये u/c है, राइट। हमें पता है कि अगर u छोटा है, यानी कि अगर u छोटा है तो 10 हाइपरबॉलिक ऑफ रैपिडिटी भी छोटा होना चाहिए, इट्स वेरी स्मॉल। लेकिन अगर 10 हाइपरबॉलिक ऑफ रैपिडिटी स्मॉल है तो हमें पता है कि 10 हाइपरबॉलिक ऑफ रैपिडिटी शुड ऑलमोस्ट बी इक्वल टू रैपिडिटी इटसेल्फ, बिकॉज हमें पता है कि फॉर स्मॉल 10 hyperbolic of theta, 10 hyperbolic of theta is approximately equal to theta, right। तो इसका ये मतलब है कि as u goes to 0, u/c is almost equal to rapidity, या फिर beta of u is equal to rapidity। इसका मतलब है कि इन्फिनिटेसिमल बूस्ट्स के अंदर, क्योंकि इन्फिनिटेसिमल बूस्ट्स में स्मॉल स्पीड होती है, हम रैपिडिटी और बीटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं ऊपर लिख रहा था यहाँ पे, ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे चूँकि बीटा एक पैरामीटर के तौर पे हमें दिख रहा था,
जो कि जिसको मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया था रैपिडिटी से, ये एक्चुअली पैरामीटर बीटा नहीं है, ये रैपिडिटी है। लेकिन चूंकि स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशंस में बीटा जो है वो रैपिडिटी की इक्वल होता है, तो एक्चुअली ये बीटा जो है रैपिडिटी इन डिस्गाइज है। दैट्स व्हाई आई जस्ट रिप्लेस्ड बीटा बाय रैपिडिटी, आई कुड डू दैट। तो ये जस्टिफिकेशन है इसकी। और फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए अगर इन्फिनिटेसिमल बूस्ट ना करें, अगर फाइनाइट बूस्ट्स करें, तो जो पैरामीटर रेलिवेंट होगा वो बीटा नहीं होगा बल्कि वो रैपिडिटी होगा।